दोस्तों, आज का हमारा एक कहानी हमारा मेन कैरेक्टर जुआन की है। जुआन का उम्र है 5000 साल। उसका जन्म हुआ था कल्टीवेशन के ओल्ड एरा के वक्त। उस वक्त से करंट टाइम तक वो जिंदा है, मगर उसके बॉडी के कुछ फॉल्ट के कारण से 5000 साल बीत जाने के बाद भी वो कल्टीवेशन के फास्ट रेलम बॉडी रिफोर्समेंट रेलम को पार नहीं कर पाया। मगर इंटरेस्टिंग बात तो ये है, वो बॉडी रिफोर्समेंट रेलम में रह के बॉडी रिफोर्समेंट के 99,999 लेवल तक रीच कर चुकी है, जिससे उसका पावर इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसके सामने एक इमॉर्टल भी बच्चा जैसा है। तो चलिए जानते हमारे इस ओवर पावर मेन कैरेक्टर के सामने टिक सके ऐसा कोई भी इस दुनिया के अंदर है या फिर नहीं। कहानी के शुरुआत में हमें 5000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मास्टर और उसका डिसाइपल पहाड़ के चोटी में बैठा हुआ था। मास्टर उसके डिसाइपल से कहता है, जुआन तुम मेरी इस बात को गौर करके सुनना। तुम कल्टीवेशन में बहुत ही बड़ा जीनियस हो, लेकिन तुम्हारा बॉडी कभी भी कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं था। इसीलिए मुझे नहीं लगता तुम कभी भी कल्टीवेशन के फास्ट रेलम बॉडी रिफोर्समेंट रेलम को पार कर पाओगे। डिसाइपल जुआन कहता है, मास्टर मैं कभी भी कल्टीवेशन करना नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे बॉडी रिफोर्समेंट रेलम को पार करने में पूरा भी जिंदगी लग जाए तब भी मैं करूंगा। मास्टर कहता है, ओ मेरे भोला स्टूडेंट, तुम मेरे साथ बहुत दिनों से हो, इसीलिए हम दोनों का रिश्ता अब बाप और बेटे जैसा बन चुका है। और मास्टर उसके हाथ से कल्टीवेशन पावर को रिलीज करते हुए कहता है, जुआन अगर तुम्हें कल्टीवेशन करके इमॉर्टल बनना है तब तुम्हें कल्टीवेशन मेनलैंड को ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम कल्टीवेशन मेनलैंड को ढूंढ लेते हो तो तुम तुम्हारी किस्मत को बदल के कल्टीवेशन करके कल्टीवेशन के शिखर तक पहुंच पाओगे। मगर कल्टीवेशन मेनलैंड कहाँ पर है इस बारे में किसी को भी नहीं पता, शायद से एक कहावत है, लेकिन अगर तुम ढूंढ पाते हो तो तुम तुम्हारी किस्मत को बदल पाओगे। अब शिप के 5000 साल बाद यान मेंशन का सीन दिखाया जाता है। उस मेंशन के अंदर एक बुढ़ा बिस्तर में लेटा हुआ था, जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब था, और उसके सामने ही हमारा हीरो जुआन खड़ा था। वो बुढ़ा हमारे हीरो से कहता है, मास्टर मुझे माफ करना, तुम्हारा ये बुढ़ा डिसाइपल का उम्र हो चुका है, ये और तुम्हें सर्व नहीं कर पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर जुआन कहता है, हे लिटिल यान, तुम्हें इस सब के लिए और ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा उम्र 102 साल हो चुका है, तुमने बहुत ही ज्यादा जी लिया है, अब तुम खुशी से मर सकते हो। और वो कहता है, मरना भी एक ब्लेसिंग है, जो ब्लेसिंग मुझे कभी भी नहीं मिल पाया। और वो सोचने लगता है, मेरा उम्र अभी लगभग 5000 साल से भी ज्यादा हो चुका है। इन 5000 सालों के अंदर मेरा जितना भी दोस्त बना या फिर मेरा जितना भी करीबी लोग था, वो सब लोग मर गया है या फिर कोई कल्टीवेशन करके अपर रेलम में जा चुका है। आखिर में बस मैं अकेला ही बच जाता हूँ। इस 5000 सालों के अंदर मैं कल्टीवेशन कर करके बॉडी रिफोर्समेंट रेलम के 99,999 लेवल तक रीच कर चुकी हूँ। और शिनशिप जो कि यान मेंशन के बाहर यान फैमिली के सबसे बड़ा बेटा यान नोलेंशी और उसका बेटी यान चूदी को दिखा जाती है। भाई मैं ये नाम गलत प्रोनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश में यही लिखा है। अगर मैं चूदी बुदी कहूंगा तो बहुत ज्यादा गलत सुनाई पड़ेगा, इसलिए मैं उसे चुई कहूंगा। यान उसके डैड से कहती है, डैड ग्रैंडपा इतना जल्दबाजी में उस लड़के को मिलने के लिए क्यों बुलाया है। उसका डैड कहता है, मुझे लगता है वो लड़का बहुत ज्यादा खास होगा, इसीलिए डैड ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। तभी यान मेंशन के अंदर से हमारा हीरो जुआन बाहर आता है। जुआन को देख के चुई उससे क्वेश्चन करती है, ग्रैंडपा का हालत कैसा है। जवाब में हमारा हीरो कहता है, वो मर चुका है। ये सुन के यान नोलेंशी और उसका बेटी चुई दोनों ही दुखी हो जाता है। हमारा हीरो उन दोनों को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से चुई हमारे जुआन को रोक लेती है और उससे पूछती है, ग्रैंडफादर मरने से पहले ऐसा क्यों कहा था, उनके मौत के बाद हम लोग तुम्हें बिल्कुल उसके जैसा ही रिस्पेक्ट दे। हमारा हीरो जुआन कहता है, क्या बुड्ढे ने ऐसा बात किया था, शायद से बुढ़ापा पे उसका दिमाग सटक चुकी थी, इसीलिए उसने ऐसा ऑर्डर दिया है। तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर के ऑर्डर मानने का जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसके बाद से हम लोग अनजान बन जाएंगे। मगर चुई क्या इतना आसानी से हमारे जुआन को यहाँ से जाने दे सकती थी? नहीं, वो उसके कुछ गार्ड को हमारे जुआन को पकड़ लेने का ऑर्डर देती है और कहती है, मैं ये बात ना जान के तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, ग्रैंडफादर ने ऐसा बात क्यों कहा था। और जुआन को चारों तरफ से सारे के सारे गार्ड घेर लेता है। जुआन कहता है, अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता होता तुम लोग उनके मरने के बाद ऐसा हरकत करोगे
तो वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करता। तभी वहाँ पर एक आदमी कुछ गार्ड के साथ आ जाता है जिसका नाम है यांग बाओ, जो इस यांग फैमिली का सेकंड सन है। वो आने के बाद ही चुई से कहता है, मेरा नेफ्यू चुई, जरूर वो बुड्ढा मर चुका है, मगर इस बारे में तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया है। चुई यांग बाओ के ऐसा बात सुन के गुस्सा हो जाती है और कहती है, अंकल, आपको ग्रैंडफादर ने हमारे फैमिली से निकाल दिया था, तो उसके बाद आप क्या मुंह लेके यांग फैमिली में लौट आए हो। तभी अचानक से चुई के सामने यांग बाओ आ जाता है और कहता है, ओ मेरे भोली नेफ्यू, तुम कितना ज्यादा स्वीट हो, जबकि यांग फैमिली का वो बुड्ढा मर चुका है, अब मैं इस यंग फैमिली का न्यू लॉर्ड बनूंगा। तभी पीछे से यंग नेलेनशी मतलब चुई का फादर कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यंग बाओ तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं होगा। ये सुन यंग बाओ गुस्सा हो जाता है और कहता है, बिग ब्रदर, तुम तो कल्टीवेशन के सेकेंड लेवल में हो, जरूर तुम तुम्हारे उसी कल्टीवेशन पावर के लिए इतना ज्यादा घमंड कर रहे हो और मेरे साथ ऐसा बात करने का साहस कर पा रहे हो। और उसके बिग ब्रदर मतलब यंग नोलेनशी के ऊपर कूद जाता है और कहता है, आज मैं तुम्हारे सारे के सारे घमंड को तोड़ने आला हूँ। और उन दोनों के पंच क्लैश होता है, मगर यंग बाओ का पावर ज्यादा था, इसलिए यंग नोलेनशी पीछे की तरफ फेंका जाता है। चुई उसके डैड का ऐसा हालत देख के बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और भाग के उसके डैड के पास जाती है और उसके डैड से पूछती है, डैड अब ठीक हो। उसका डैड मतलब यंग नोलेनशी मुंह से खून थूकते हुए कहता है, यंग बाओ, ओ बास्टर्ड बॉडी रिफोर्समेंट के थर्ड लेवल में पहुंच चुका है। ये सुन यंग बाओ कहता है, बिग ब्रदर, सच में तुम बहुत ज्यादा अक्लमंद हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बॉडी रिफोर्समेंट के थर्ड लेवल में पहुंच चुका हूँ। उसके साथ साथ मैं चेंगाई माउंटेन का एक डिसाइबल भी बन चुका हूँ, जिससे मेरा बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब इस यंग फैमिली के अंदर कोई भी नहीं है जो मेरे साथ कॉम्पीट कर सके। अब मैं इस यंग फैमिली का लॉर्ड बन के रहूंगा। वही दूसरी तरफ यंग नोलेनशी चुई से कहता है, बेटी मुझे माफ करना, मैं बहुत ही बड़ा नाकार हूँ, मैं मेरे इस यंग फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और तुम्हें भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ये सुन चुई रोने लगती है और उसके फादर से कहती है, फादर अब चिंता मत करो, जब तक मेरा जान है तब तक मैं आपके पास खड़ा रहूंगी और हमारे इस यांग फैमिली के लिए लड़ूंगी। ये सुन यांग बाओ हंसते हुए उनके तरफ बढ़ जाता है और कहता है, तुम बाप बेटी का अगर यही डिसीजन है तो मैं तुम दोनों के विश को पूरा कर देता हूँ, तुम दोनों को मार के। तभी वहां पर एक साउंड आती है, तुम लोग जो भी कर रहे हो तुम लोग कंटिन्यू करो, क्या उससे पहले मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये साउंड सुन के सब लोग पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। हम देख पाते ये बात और किसी ने नहीं, हमारा हीरो जुआन ने किया था। जुआन की ऐसा बात सुन के उसके सामने खड़ा गार्ड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, तू ऐसा सिचुएशन के अंदर कैसे बात कर सकता है, और उसके ऊपर वार करने का कोशिश करता है। मगर हमें तो पता ही है हमारा मेन कैरेक्टर जुआन कितना ज्यादा पावरफुल है, उसके एक ही चाटा में उस बंदे को बहुत ही दूर तक फेंक देता है और कहता है, क्या तुम लोग सब एक साथ मुझे प्रोवोक करने का कोशिश कर रहे हो। बाओ हमारे जुआन के ऐसा पावर देख के हैरान होता है और कहता है, डियोंग का वेट लगभग 80 केजी होगा, लेकिन उस लड़के ने बस उसे एक ही चाटा में दूर फेंक दिया है। और हम देख पाते जुआन के चारों तरफ जितना भी जो गार्ड खड़ा था वो सब लोग उसे देख के डर रहा था। तभी बाओ जुआन से पूछता है, हे लड़का, तू कौन है और तू इस जगह पर किस लिए आया है और तू क्यों हमारे काम में टांग अड़ा रहा है। जुआन कहता है, मैं हैप्पीनेस एविडेंट कॉलेज का एक टीचर हूँ और मैं वहीं पर बच्चों को पढ़ाता हूँ, और तुम्हारे काम के अंदर टांग अड़ाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, बस इतना ही, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। बाओ को जब पता चलता है जुआन एक मामूली कॉलेज का स्टूडेंट है, ये जान के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, ओए लड़का, एक मामूली कॉलेज का टीचर होके तू मेरे काम के अंदर टांग अड़ाने का साहस किया है, इसका क्या अंजाम हो सकता है और तुझे क्या सजा मिलेगा, क्या इस बारे में तुझे पता है। तभी पीछे से यंग नालेनशी बाओ को रोकने के लिए कहता है और बताता है, बाओ, इस लड़के को हमारे फादर ने उससे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया था, इसीलिए उसे यहाँ से जाने दो, तुम्हें जो भी करना है तुम हम लोगों के साथ कर सकते हो। मगर बाओ तो था बहुत यार ठेठ बंदा, वो कहता है, अगर ये लड़का यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता तब मैं उससे शायद से यहाँ से जाने देता, लेकिन उसने मेरे काम के अंदर टांग अड़ाने का दुस्साहस किया है, इसीलिए उसे इस जगह पर मरना पड़ेगा। और उसके सारे के सारे गार्ड को जुआन के ऊपर हमला कर उसे मार देने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर पाके सारे के सारे गार्ड एक साथ हमारे जुआन के ऊपर टूट पड़ता है। मगर हमें तो ये बात पता ही है हमारा जुआन कितना ज्यादा पावरफुल है, वो बस उसके किक से ही बहुत ही स्पीड में सारे के सारे गार्ड को हरा देता है। इन गार्ड को हराते वक्त वो खुद
खुद के पॉकेट से हाथ तक बाहर नहीं निकाला था। जुआन के ऐसा पावर देख के बाव हैरान था। वो कहता है इस जैसा एक पावरफुल मास्टर इस जगह पर क्या कर रहा है, ऐसा कोई भी पर्सन तो इस जगह पर होना नहीं चाहिए था। तभी जुआन धीरे धीरे बाव के सामने जाके खड़ा होता है और उससे कहता है क्या तू मेरे अगेंस्ट जाने का कोशिश कर रहा है। बाव जुआन के ऐसा बात सुन के डर जाता है और वो पहले से ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर भी वो कहता है मैं बॉडी रिफोर्समेंट के थर्ड लेवल में हूँ, तू बच्चा तू मुझे कभी भी हरा नहीं पाएगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा। ये सुन जुआन कहता है क्या बस बॉडी रिफोर्समेंट के थर्ड लेवल, और एक ही पंच में बाव को हरा देता है और कहता है मैं हूँ बॉडी रिफोर्समेंट के 99,999 लेवल में। ये कहने के बाद ही वो वहां से मुड़ के जाने लगता है। तभी जुआन के पीछे से यान नालेंशी उसे बुलाता है और कहता है लिटिल ब्रदर मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करना है, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर तक बात कर सकते हो। जवाब में जुआन कहता है असल में तुम लोगों के साथ मेरा कोई भी बात नहीं रह सकता है और मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। ये कहने के बाद जुआन वहां से चला जाता है। जुआन जाने के बाद ही चुई उसके फादर से कहती है फादर अब उस एरोगेंट लड़के को रोकने का कोशिश क्यों कर रहे हो, उसे जाने दो। उसका फादर कहता है बेटी तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो, तुम्हारा ग्रैंडफादर मिस्टर यान ने बस उनके पावर के दम पे ही हमारे इस यान फैमिली को सबसे ज्यादा बड़ा फैमिली बनाया था। एक बहुत ही बड़ा फैमिली को बिल्ड यहाँ पर बनाने के लिए पावर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर हमें फिर से हमारी यंग फैमिली को राइज करवाना है तो हमें कैसे भी करके मिस्टर जुआन को हमारे फैमिली के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तभी चुई कहती है फादर मिस्टर जुआन ने कहा था वो हैप्पीडेंस इवेंट कॉलेज में पढ़ाता है, मैं उस कॉलेज में जाऊंगा और उन्हें मनाऊंगा, उन्हें कैसे भी करके हमारे फैमिली के अंदर ऐड करवा के ही छोड़ूंगा। देन उसका फादर कहता है चुई अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मैं भी राजी हूँ, मैं कुछ ही दिन के अंदर उस कॉलेज के कुछ शेयर खरीद लूंगा और तुम्हें एक ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट बना के उस कॉलेज में भर्ती कर दूंगा। और शिनशिप्टो के हैप्पीडेंस इवेंट कॉलेज के बाहर एक लड़की को खड़ा दिखाई जाती है जिसका नाम है ई क्वीन, जो उसी कॉलेज के टीचर है। वो वहां पर खड़ा होके उसके डैड के साथ कॉल में बात करी थी। उसका डैड उसे शादी के लिए फोर्स करने लगता है। क्वीन कहती है फादर अगर आप फिर से शादी के बारे में बात करने के लिए मुझे कॉल करते हो तो मैं इसके बाद से आपके कॉल को पिक करना बंद कर दूंगी। ये सुन उसका फादर घबरा जाता है और कहता है बेटी अगर तुम शादी करना नहीं चाहती हो तो मैं शादी के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, बस तुम मेरे कॉल को पिक करना। और एक बात बताना तो मैं तुमसे भूल ही चुका हूँ, मैं एक मार्शल आर्ट मास्टर को तुम्हारे कॉलेज में भेजा हूँ जो तुम्हें कॉलेज के अंदर हर वक्त प्रोटेक्ट करेगा। असल में तुम्हारे लिए मुझे बहुत क्या चिंता होता है। ये कहने के बाद ही उसका फादर कॉल कट कर देता है। उसका फादर कॉल कट करने के बाद क्वीन सोचती है फादर ने फिर से मेरे लिए और एक मुसीबत को भेज दिया है। तभी ऊपर एक आदमी आ जाता है, कहता है बॉस आपने जिस लेडी को मुझे ढूंढने के लिए कहा था मैंने उसे फाइनली ढूंढ लिया है। और हम देख पाते वहां पर कुछ गुंडे टाइप का बंदा आ जाता है। उन गुंडों का लीडर का नाम था डिंग फेंग। डिंग फेंग आने के बाद ही क्वीन से कहता है पता है स्वीट लेडी तुम्हें ढूंढने के लिए हमें कितना ज्यादा मुश्किलात हुआ, बहुत ही मुश्किल और मशक्कत के बाद हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ के निकाला है। मगर क्वीन का ध्यान उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बैग के अंदर फोन को डालते हुए कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मगर डिंग फेंग एक हरामी टाइप का बंदा था, इसीलिए उसके सारे के सारे चंगू मंगू को क्वीन को चारों तरफ से घेर लेने का ऑर्डर देता है और वो सब लोग क्वीन को चारों तरफ से घेर भी लेता है। डिंग फेंग क्वीन से कहता है मिस मेरे ऊपर तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो सकता है लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, यही बहुत ही ज्यादा है। डिंग फेंग की ऐसा बात सुन के क्वीन थोड़ा बहुत घबरा जाती है और कहती है डिंग फेंग तुम्हें तो पता ही है ये कॉलेज का टेरिटोरी है, इसके अंदर तुम ऐसा हरकत नहीं कर सकते, अगर तुम पकड़े जाते हो तो तुम्हें बहुत ही बड़ा सजा मिल सकता है। और हम देख पाते वहां से जुआन भी गुजर रहा था लेकिन वो उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और उसके रास्ते में ही चला जाता है। वही पीछे क्वीन चीखते रह जाती है यहाँ पर ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। तभी क्वीन के बिल्कुल सामने डिंग फेंग आ जाता है और कहता है मिस क्वीन तुम यहाँ पर खामों का चीख रहे हो, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, अगर यहाँ पर कोई भी आ जाता है तो उसका इतना साहस नहीं होगा कि मेरे खिलाफ जाए। वही दूसरी तरफ जुआन उसके कार के पास पहुंच चुका था मगर उसका की काम नहीं कर रहा था। जुआन सोचता है क्या मैंने एक गलत की लेके आया है तो मुझे फिर से की लाने के लिए जाना पड़ेगा। तभी क्वीन का नजर जुआन के ऊपर गिरती है और उस जुआन को देख के सोचती है जरूर उसके डैड ने इसी लड़के को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर भेजा है। और वो जुआन को बुलाते हुए कहती है हे बास्टर्ड जल्दी से इधर आओ, तुम्हारा मिस मुसीबत के अंदर है, जल्दी से इन सारे के सारे लड़के को मार के मुझे बचाओ।
ये सुनने के बाद भी जुआन उसके जगह से नहीं हिलता है और उस जगह पर बिल्कुल खामोश खड़ा रहता है। डिंग पेंग उसका उंगली जुआन की तरफ करता है और हंसते हुए कहता है, मिस क्वीन आप क्या सोच रहे हो, वो दुबला पतला लड़का आके आपको बचाएगा? उसे देख के नहीं लग रहा है वो यहाँ पर प्रेजेंट किसी का भी एक भी पंच को संभाल पाएगा। और अचानक से डिंग पेंग को क्या चुल मचता है मुझे नहीं पता, वो उसके सारे के सारे चंगू मंगू को हमारे जुआन के ऊपर हमला करके मार देने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर पाके उसके सारे के सारे चंगू मंगू एक साथ हमारे जुआन के ऊपर कूद पड़ता है और कहता है, बास्टर तू कैसे हमारे मास्टर के काम के अंदर आ रहा है, तुझे इस जगह पर मरना पड़ेगा। मगर हमें पता ही है हमारा जुआन कितना ज्यादा पावरफुल है और उसके एक ही मूव में उसके तरफ जितना भी लौंडा आ रहा था उन सबको ही दूर फेंक देता है। देन डिंग पेंग जुआन के सामने आ जाता है और कहता है, ओए बास्टर तू मेरे सामने मेरे सबूनेट को कैसे पीट सकता है? तुझे पता है मेरा फैमिली कितना ज्यादा बड़ा है, मेरे एक ही इशारा में मेरे फैमिली के मेंबर तुझे आके मार देगा। ये बात उस जुआन के तरफ उंगली पॉइंट करके कह रहा था। जुआन उसके उंगली पकड़ लेता है और उसके उंगली को तोड़ के डिंग पेंग को उसके सामने घुटनों के बल बैठा देता है। तभी जुआन कहता है, मुझे नहीं पता ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर और कुछ, आज से सेकेंड टाइम है जबकि कोई मुझे उकसाने का कोशिश कर रहा है। सुबह जब मुझे एक आदमी ने उकसाया था मैंने बस उसे पीट के छोड़ दिया था, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, इसीलिए शायद से मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मैं तुम्हें मार दूं उससे पहले इस जगह से भाग जाओ। ये कह के वो डिंग पेंग के उंगली को छोड़ देता है। मगर इस सब से डिंग पेंग था बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जुआन से कहता है, ओए बास्टर तुझे पता भी है मेरा फैमिली इस सिटी का कितना बड़ा फैमिली है, अगर मेरे फैमिली मेंबर को पता चले तू मेरे साथ ऐसा कुछ किया है तो मेरा फैमिली तेरा सीना हराम कर देगा। इसके अलावा वो कुछ कहता तब तक जुआन उसे चाटा लगा देता है। जुआन से चाटा खा के डिंग पेंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके फैमिली के बारे में और भी कुछ कहने ही आ था। तब तक जुआन उसके ऊपर चाटा का बरसात कर देता है। कुछ देर बाद हम देख पाते डिंग पेंग का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और जुआन से बस उसे छोड़ देने के भीख मांग रहा है। तभी सामने से क्वीन जुआन को रोकने के लिए कहती है और बताती है, अब मुझे इस डिंग पेंग बास्टर्ड के साथ थोड़ा सा खेलने दो। ये कहने के बाद ही वो डिंग पेंग को मतलब कूटने लग जाती है। ऐसे ही बहुत देर कूटने के बाद हम देख पाते डिंग पेंग क्वीन के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है और वो क्वीन से माफी मांग रहा है। वो कहता है, मिस क्वीन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ा गलती हो गया, मैं ऐसा गलती और कभी भी नहीं करूंगा। क्वीन डिंग पेंग को पीटने के बाद उसके सामने एटीट्यूड में खड़ी थी। डिंग पेंग क्वीन से एक है कि माफी मांग रहा था, मिस क्वीन मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है, मैं ऐसा गलती फिर से कभी भी नहीं दोहराऊंगा। तभी अचानक से क्वीन के जूता का हील टूट जाती है और वो बस लड़खड़ा के नीचे गिरने आ रही थी। तभी जुआन क्वीन को पकड़ के उसे गिरने से बचा लेता है। इससे क्वीन थोड़ा बहुत ब्लश करने लगती है। ऐसे ही कुछ देर रहने के बाद जब क्वीन की होश आती है और डिंग पेंग के पार्टी को वहां से जाने का परमिशन दे देता है। उससे परमिशन पाके डिंग पेंग और उसके चंगू मंगू वहां से भागने लगता है। भागते हुए कह के जाता है, इस अपमान का बदला मैं तुमसे लेके रहूंगा। डिंग पेंग और उसका चंगू मंगू वहां से जाने के बाद क्वीन जुआन को आंख मारते हुए कहती है, फाइनली मेरे डैड ने मेरे लिए एक परफेक्ट बॉडीगार्ड को हायर किया है, तुम चिंता मत करो, मैं डैड से कह के तुम्हें प्रमोशन कर दूंगी। तभी अचानक से जुआन क्वीन को छोड़ देता है जिससे क्वीन धनाम से जमीन में गिरता है और जुआन उसे इग्नोर करके वहां से जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे इस ऑफर के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्वीन बस पीछे से सीखते रह जाती है, मैं तुम्हारा मिस हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो, मैं डैड से कह के तुम्हें फायर कर दूंगा। अब सीन शिफ्ट होके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुआन उसके घर में बैठ के कुछ हर्ब को एक पॉट के अंदर डाल के उसके की से रिफाइन करके पिल बना रहा था। थोड़ा सा मुश्किल और मशक्कत के बाद वो फाइनली एक हाई ग्रेड के पिल को बना लेता है और वो कहता है, अभी मैं करंट बॉडी रिपोर्ट्समेंट के 99,942 लेवल पे हूँ और 58 लेवल अप करने के बाद मैं बॉडी रिपोर्ट्समेंट के 1 लाख लेवल में पहुंच जाऊंगा। उसके बाद शायद से मैं अपर रिलम में चला जाऊं। और दोस्तों पहले मैंने जो बताया था जुआन बॉडी रिपोर्ट्समेंट के 99,999 लेवल में, असल में वो गलत है, पहले के मानवा के बैलेंस में गलत लिखा हुआ था। अभी जो मैंने कहा है वो सही है। ये कहने के बाद जुआन उस बॉडी रिपोर्ट्समेंट पिल को एब्सॉर्ब कर लेता है और वो बॉडी रिपोर्ट्समेंट के और एक लेवल को
को पार कर लेता है। सीन शिफ्ट होके अगले सुबह हैप्पीनेस एवेंस कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉलेज के कॉरिडोर में चलते हुए जुआन कहीं पर जा रहा था। वो सोचता है हर 20 साल के बाद मैं मेरे आइडेंटिटी को चेंज करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को भी समझने नहीं दे सकता, मेरा उम्र नहीं बढ़ता है। ऐसा करते करते मैं 5000 साल से भी ज्यादा वक्त इस अर्थ के ऊपर जिंदा हूँ। इस 5000 साल के अंदर मैं मेरे खुद के हाथ से कितना सारा हिस्ट्री को बनाया है और कितना हिस्ट्री को दबा किया है। ये सारे के सारे बात सोचते सोचते उसका नजर उसके हाथ के वॉच के ऊपर गिरता है और वो टाइम देख के कहता है, ओह मेरा क्लास लेने का वक्त हो चुका है। तभी कॉलेज के सामने कुछ लग्जरियस कार आके रुकता है। कॉलेज के बाहर प्रेजेंट सारे के सारे लोगों के ध्यान उन कार के ऊपर आ जाती है और सब लोग बात करने लगता है, कौन सी वीआईपी इतना सारा लग्जरियस कार लेके हमारे कॉलेज में आया है। तभी एक बॉडीगार्ड एक कार के डोर को ओपन करता है और उस कार के अंदर से मिस सुई बाहर आती है। मिस सुई को देख के कॉलेज के बाहर प्रेजेंट सारे के सारे लोग इम्प्रेस हो जाता है और सब लोग बात करने लगता है, ये तो यान फैमिली के प्रिंसेस मिस सुई है, वो हमारे कॉलेज में क्या कर रही है। तभी मिस सुई का नजर हमारे जुआन के ऊपर गिरती है और वो सोचती है तो ये पर्सन भी यहाँ पर है, मतलब इंफॉर्मेशन गलत नहीं थी। तभी कुछ गुंडा लफंगा टाइप का बंदा सारे के सारे लोगों को साइड हटाते हुए चुई के तरफ बढ़ने लगता है। उन गुंडों का लीडर जो येलो हेयर पर्सन था वो चुई के बिल्कुल सामने आ जाता है और कहता है, चुई ये क्या कोइंसिडेंस है, तुम ट्रांसफर होके हमारे कॉलेज में ही आई हो। चुई भी झूठी मूठी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ क्विंटियन ये बस एक छोटी सी कोइंसिडेंस ही है। और वो मन भी मन सोचती है, तियान ये बंदा जब छोटा था तब से मुझे इम्प्रेस करने का कोशिश करते जा रहा है, अब मैं इसके कॉलेज में आ चुकी हूँ, ना जाने अब ये क्या क्या करे। दूसरी तरफ तियान चुई के सामने उनके कॉलेज का प्रशंसा करने लगता है। ऐसे ही प्रशंसा करते करते उसके पास से गुलदस्ता निकल के चुई को देता है, मगर चुई उसे इग्नोर करके वहां से जाते हुए कहती है, मैं यहाँ पर और भी कुछ इम्पोर्टेंट काम से आई हूँ, मुझे उन काम को कंप्लीट करना है। एक कह के वो वहां से चला जाती है और चुई वहां से सीधा जुआन के पास जाती है और कहती है, मिस्टर जुआन आपसे मैं यहाँ पर मिल जाऊंगा, मैंने सोची नहीं थी, ये क्या कोइंसिडेंस है। मगर जुआन सुई को इग्नोर करके वहां से जाते हुए कहता है, मिस सुई आपके घर से मैं आने से पहले ही बता के आया था, इसके बाद से हम लोग अनजान बन जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर आप मुझसे ऐसे बात मत करें जैसे कि हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये कह के वहां से जाने लगता है। जाते हुए सोचता है, अगर इस लड़की के साथ मैं ज्यादा बात करता हूँ तो मेरे लिए ट्रबल बन सकता है। चुई जुआन के ऐसा बर्ताव से गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, मुझे कितना भी मुसीबत का सामना करना पड़े उसके बाद भी मैं मिस्टर जुआन को हमारे यान फैमिली के अंदर ऐड करके रहूंगी। दूसरी तरफ तियान सुई को जुआन के साथ बात करते देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके चंगू मंगू को ऑर्डर देता है, चुई जो लड़के के साथ बात कर रहा है वो लड़का कौन है पता लगाओ, मुझे उसे सबक सिखाना है। कुछ देर बाद क्लासरूम के अंदर तियान को टेबल के ऊपर पैर रखे बैठा दिखा जाता है। उसके पास उसका एक दोस्त आता है और उसे बताता है, तियान तुम जिस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे थे उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिल चुका है। वो लड़का असल में हमारे स्कूल का नया रिक्रूटेड टीचर है, वो हमारे स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाएगा। ये जान के तियान गुस्से के साथ टेबल में हाथ पटकता है और कहता है, अगर वो लड़का कोई भी स्टूडेंट नहीं टीचर है तब भी क्या हुआ, वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। तभी उस क्लास के अंदर चुई घुसती है। चुई के खूबसूरती देख तियान बिल्कुल मदहोश हो जाता है, मगर चुई तियान को इस क्लास के अंदर देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, इस बास्टर्ड को क्या इसी क्लास के अंदर रहना था। तभी चुई के नाम पुकारते हुए तियान उसके पास आता है और चुई को उसके पास बैठने का ऑफर देता है, मगर चुई तियान के ऑफर के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, इसीलिए उसे इग्नोर करके फर्स्ट बेंच में बैठ जाती है। इससे तियान गुस्सा तो होता है, मगर वो खुद को एक कह के शांत करता है, अगर चुई मेरे पास नहीं बैठी तो क्या हुआ, वो तो एटलीस्ट मेरे क्लास के अंदर है, आज नहीं तो कल मैं उसे कैसे भी करके पटा ही लूंगा। ये सोचते सोचते वो उसके दोस्त के पास टेबल में जाके बैठता है। तभी तियान उसके दोस्त को कुछ करने का ऑर्डर देता है। उससे ऑर्डर पाके उसका दोस्त ही करके हंसने लगता है और ब्लैक बोर्ड के पास जाके चौक से ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ तो लिख देता है और हाथ झाड़ते हुए ही करके हंसते हुए कहता है, ये चीज अच्छा है। और उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा है वो जापानीज में लिखा है और एज यूजुअल आपके जैसा मुझे भी जापानीज पढ़ना नहीं आता है, इसलिए मुझे नहीं पता उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है,
मगर मैं इतना बता सकता हूँ, उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा है वो कोई गंदी बात होगी या पर कोई गाली होगा। मैं चुई को दिखाया जाता है जिसके पास से तियान का वो दोस्त गुजरता है। चुई ब्लैक बोर्ड के तरफ देख के सोचती है ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ थे इसके कारण से मिस्टर जुआन का फाइट तियान से होके रहेगा और ये चीज मेरे लिए फायदेमंद होगी। अगर मिस्टर जुआन और तियान के फाइट होता है तो मुझे पता चलेगा मिस्टर जुआन कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि क्वीन तियान उसके क्वीन फैमिली के एक यंग जीनियस है जिसे कल्टीवेशन के एक जीनियस भी माना जाता है। कुछ घंटे बाद जुआन क्लासरूम के अंदर एंटर करता है। उसे देख के तियान के सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगता है। जुआन क्लासरूम के अंदर एंटर करने के बाद ही उसका नजर ब्लैक बोर्ड के ऊपर गिरता है और ब्लैक बोर्ड की तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है ये काम किसने किया है। जवाब में तियान का एक दोस्त कहता है शायद से टीचर ये काम उसने किया है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तियान का दूसरा दोस्त कहता है टीचर हमारे इस कॉलेज के अंदर आपका पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, शायद से कभी ऐसा ना हो कोई स्टूडेंट आपको पकड़ के पीट दे। तभी जुआन डस्टर उठाता है और ब्लैक बोर्ड साफ करते हुए कहता है ओके इस बात को छोड़ो, अगर दोबारा इस काम को कोई भी करता है तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। जुआन को खुद भी खुद ब्लैक बोर्ड साफ करते देख के तियान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है देखो वो बास्टर्ड ब्लैक बोर्ड खुद भी खुद साफ कर रहा है, हमारे टीचर के अंदर बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इस पे उसके बाकी दोनों दोस्त भी हाँ भरता है। हालांकि हमारा जुआन उनके सारे के सारे बात को सुन पा रहा था मगर वो कैसे भी करके खुद को शांत रखा था। तभी तियान के और एक दोस्त ये भी कहता है उस बास्टर्ड को देखो, मैं देख पा रहा हूँ वो बास्टर्ड हमारे सारे के सारे बात को सुन पा रहा है फिर भी खामोश है, उसके अंदर जरा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो बिल्कुल एक शेमलेस बंदा है। जुआन मिंग को ऐसे अपमानित होते देख के चुई सोचती है कोई बंदा कैसे ऐसे सिचुएशन के अंदर शांत रह सकता है। तभी जुआन सारे के सारे स्टूडेंट को उनके हिस्ट्री के किताब बाहर निकालने के लिए कहता है और उन्हें बताता है आज मैं तुम लोगों को जुआन होंग के बारे में पढ़ाने वाला हूँ जो हिस्ट्री का एक महान आदमी है। और दोस्तों आप गौर करोगे तो इस महान आदमी का नाम है जुआन होंग और हमारा हीरो का नाम है जुआन मिन। शायद से ऐसा हो सकता है हिस्ट्री का ये महान आदमी जुआन होंग और कोई नहीं, हमारा हीरो खुद जुआन ही है। ऐसा कोई भी क्लियर करके मानवा के अंदर लिखा हुआ नहीं है, जस्ट मुझे लगा इसलिए मैं आप लोगों को बताया। इसके बाद चुई को दिखाया जाता है। चुई जुआन को देख के सोचती है मिस्टर जुआन अभी तक शांत कैसे, इतना अपमान के बाद कोई भी आदमी शांत नहीं रह सकता है। क्या मिस्टर जुआन क्वीन तियान से डर रहा है या फिर वो उसके बड़ा भैया मतलब एल्डर ब्रदर से डर रहा है जिसे हमारे चेंगाई सिटी के यंगेस्ट जीनियस माना जाता है। तभी तियान उसके दोस्तों से कहता है इस बास्टर को मैंने जितना सबक सिखाया है लगता है ये काफी नहीं है, मैं अगले दिन हमारे नया टीचर को और भी ज्यादा लेसन सिखाने वाला हूँ। ये सुन के जुआन गुस्सा हो जाता है और उसके डस्टर को की के साथ फ्यूज करके बहुत ही स्पीड में तियान के तरफ फेंकता है। वो डस्टर जाके सीधा तियान के मुंह के अंदर घुस जाता है और तियान का दुम घुटने लगती है। ये देख के चुई सोचती है क्या ये काम मिस्टर जुआन ने किया है, मगर वो तो उसके जगह से हिला तक नहीं, तो ये काम उन्होंने किया तो किया कैसे। दूसरी तरफ तियान को दिखाया जाता है डस्टर मुंह में फंसने से उसका दम घुटते जा रही थी। उसके दोस्तों को उसे मदद करने के लिए कहता है। हालांकि उसके सारे के सारे दोस्त घबराए हुआ था मगर वो लोग तियान के मदद के लिए आगे बढ़ता है। सब लोग एक साथ तियान के मुंह के अंदर से डस्टर खींच के बाहर निकलने का कोशिश करता है। सबके कोशिश करने के बावजूद भी वो डस्टर तियान के मुंह से बाहर नहीं आती है। दम घुटते हुए तियान का मौत बस होने आ ली थी। तभी उन सब के पीछे जुआन आ जाता है और कहता है मुझे एक बार कोशिश करने दो और एक बहुत ही जोरदार चाटा तियान को लगाता है जिससे तियान आसमान में उड़ने लगता है और उसके मुंह से वो डस्टर तक बाहर निकल चुकी थी। तियान दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से झाग निकलते हुए वो बेहोश हो चुकी थी। ये देख के उसके के सारे दोस्त घबरा जाता है और उसके तरफ भागते हुए कहता है तियान तुम ठीक तो हो। कुछ देर बाद स्कूल डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहती है क्या तुम क्या कह रहे हो, डैड ने तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बना के भेजा है। हम देख पाते उसके सामने एक अधर उम्र का आदमी था जो क्वीन को ग्रीट करते हुए कहता है हाँ यंग मिस ये बात बिल्कुल सच है, आपके डैड ने मुझे आपको गार्ड करने के लिए भेजा है। मेरा नाम पेंगाई है और मैं ये काम पूरा शिद्दत से करूंगा। ये जान के क्वीन थोड़ा सा अपसेट हो जाती है और कहती है ओके ठीक है
और उसके सिर पकड़ के बैठ जाती है और बाहर की तरफ देखते हुए सोचती है, आज मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। ऐसे ही बाहर की तरफ देखते हुए क्वीन का नजर हमारे जुआन के ऊपर गिरता है और वो सोचता है ये तो वही बंदा है जो आज सुबह मुझे पोटेट किया था। और पेंगाई को भी हमारे जुआन को दिखाते हुए बता देती है कैसे जुआन ने उसे पोटेट किया था। पेंगाई जुआन के चलने का अंदाज देख के बता देता है जुआन एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर है। इस बारे में जान के क्वीन थोड़ा सा हैरान होती है और सोचती है ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो वो कभी भी अकेला डिंग फैंग के फुल पार्टी को पीट नहीं सकता था। तभी पेंगाई बताने लगता है मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर कौन होता है। वो बताता है जो आदमी कल्टीवेशन के मदद से अपने बॉडी के अंदर की को एब्सॉर्ब कर सकता है वही कल्टीवेटर होता है। इस पे क्वीन बताती है हाँ मुझे ये बात पहले से पता थी। और वो पेंगाई को ऑर्डर देती है, मिस्टर पेंगाई आपको मेरे लिए एक छोटी सी काम करना है। उस लड़के को देख रहे हो ना, उसने मुझे बचाया तो था मगर आखिर में उसने मुझे थोड़ा सा अपसेट किया था, इसीलिए आपको उसे थोड़ा सा डराना धमकाना है। अगर जरूरत पड़े तो आप उसे पीट भी सकते हो, लेकिन आपका मेन लक्ष्य होगा उसको डराना। इस पे पेंगाई हाँ भरता है और क्वीन को ग्रीट करके वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है। में हमें जुआन को दिखाया जाता है जो रास्ते से चलते हुए कहीं पर तो जा रहा था। तभी अचानक से उसके सामने मिस्टर पेंगाई आ जाता है और वो कहता है लिटिल ब्रदर तुमसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम पेंगाई है और मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ तुम एक कल्टीवेटर हो और मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ। मैं बॉडी रिपोर्ट्समैन के 4th लेवल में हूँ। अगर तुम्हें कल्टीवेशन के रिलेटेड कोई भी सलाह चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। मगर जुआन पेंगाई के ऊपर जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। ये देख के पेंगाई गुस्सा हो जाता है और पीछे से कहता है तुम जैसे एक नूबी कल्टीवेटर मेरे जैसा एक बड़ा कल्टीवेटर को कैसे इग्नोर कर सकता है? क्या तुम मुझसे एक लेसन सीखना चाहते हो? ये सुन के जुआन रुक जाता है और पीछे मुड़ के कहता है तुम मेरे साथ उलझने मत आओ नहीं तो मारा जाओगे। ये कह के वो फिर से आगे की तरफ बढ़ जाता है। मगर जुआन के ऐसा बात सुन के पेंगाई हो चुका था गुस्सा और उसके कल्टीवेशन पावर रिलीज करते हुए जुआन के ऊपर एक बार कर देता है। हम देख पाते ये सब कुछ क्वीन दूर से देख रही थी। वो सोचती है मिस्टर पेंगाई सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो जरूर उस लड़के को सबक सिखा पाएगा। लेकिन हम देख पाते जुआन उसकी एक ही किक में पेंगाई को हवा में उड़ा देता है। पेंगाई सीधा उड़ते हुए जाके क्वीन के पास गिरता है। क्वीन जुआन के ऐसा पावर देख के हैरान थी। तभी जुआन कहता है अगर तुम खुद को ट्रैवल के अंदर देखना नहीं चाहते हो तो मेरे साथ उलझने मत आओ। ये कह के जुआन वहां से जाने लगता है। क्वीन जुआन के जाने के तरफ ही देख रही थी और वो सोचती है ये लड़का सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उसकी एक ही किक में पेंगाई जैसे कल्टीवेशन मास्टर को हरा दिया है। तभी पेंगाई खड़ा होते हुए कहता है यंग मिस मुझे माफ करना, असल में ये ओल्ड मैन थोड़ा सा केयरलेस था इसीलिए उस लड़के से हार गया। क्वीन कहती है तो मिस्टर पेंगाई अगर दोबारा आपके फाइट उस लड़के से होता है तो क्या आप जीत पाओगे? इस पे पेंगाई चौड़ में आते हुए कहता है वो यंग लड़का कभी भी इस ओल्ड मैन का ओपोनेंट नहीं था। दूसरी तरफ क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वो गुस्सा करते हुए कहता है जुआन मिंग बास्टर्ड मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। उसका ऐसा बात सुन के उसके दोस्त कहता है तियान अभी तक तुम टीचर के ऊपर गुस्सा हो, टीचर ने तुम्हारे मुंह से डस्टर निकालने में मदद किया था, नहीं तो तुम दम घुटने से मारा जाते। ये सुन के तियान और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है इसी कारण से मैं उस बास्टर्ड को सबक सिखाना चाहता हूँ क्योंकि उसने क्लास में सबके सामने मुझे चाटा लगाया है। इसके बाद शिनशिप्टो के कॉलेज कॉरिडोर में जुआन को दिखाया जाता है जो कहीं पर तो जा रहा था। उसके पीछे चुई आ जाती है और जुआन को बुला के कहती है मिस्टर जुआन आपके साथ मुझे थोड़ा सा बात करनी है। मगर जुआन चुई के ऊपर जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए वहां से जाते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ बात करने में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी चुई कहती है मिस्टर जुआन क्लासरूम के अंदर तियान आपके साथ उस जैसा उल्टा सीधा हरकत करता है, उसके बाद भी आप उसे कुछ भी नहीं कहते हो, क्या आप उसके एल्डर ब्रदर से डरते हो? सुई के ऐसा बात सुन के जुआन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और उसके कल्टीवेशन पावर रिलीज करते हुए कहता है
मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। और मिस क्वीन, अगर आप मुझे प्रोवोक करने का कोशिश कर रहे हो तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। ये कह के वो वहां से सामने की तरफ बढ़ जाता है। चुई जुआन के जाने के तरफ ही देख रही थी और वो सोचती है, ग्रैंडफादर मरने से पहले ऐसा क्यों कहा था? उनके मौत के बाद हमें मिस्टर जुआन को बिल्कुल उनके जैसा रिस्पेक्ट देना है। इस सवाल का जवाब मैं कैसे भी करके ढूंढ के रहूंगी। दूसरी तरफ क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। जुआन क्लासरूम के अंदर घुस के देखता है, नीचे अलमारी गिरा हुआ है, चारों तरफ चौक बिसरा हुआ है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर वही किसी ने गंदी बात लिख के रखा है। ये देख के जुआन गुस्सा हो जाता है और ब्लैक बोर्ड की तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है, ये काम किसने किया है? तभी तियान कहता है, टीचर, ये काम मैंने किया है, क्या आप मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हो? ये कहने के बाद वो और उसके बाकी दोनों दोस्त एक साथ जोर जोर से हंसने लगता है। तभी जुआन एक लंबी सांस छोड़ता है और कहता है, लगता है आज मुझे तुम्हें एक छोटी सी लेसन सिखाना पड़ेगा। जुआन के ऐसा बात सुन के तियान गुस्सा हो जाता है और कहता है, बास्टर्ड, तू मुझे क्या लेसन सिखाएगा? आज मैं तुझे एक बहुत ही बड़ा लेसन सिखाने वाला हूँ। जुआन धीरे धीरे चलते हुए तियान के तरफ बढ़ने लगता है और तियान के बिल्कुल सामने आके कहता है, मैं बस एक ही बार कहूंगा, जल्दी जाके उस अलमारी को उठा और ब्लैक बोर्ड को साफ कर। जुआन के ऐसा बात सुन के तियान हंसने लगता है और उसके दोस्तों से कहता है, इस बास्टर्ड को पता भी है ये किसके साथ बात कर रहा है? मैं इस सिटी के सबसे बड़ा फैमिली के एक यंग मास्टर हूँ। मगर तब तक जुआन तियान को एक चाटा लगा दिया था। ये चाटा खा के तियान के मुंह से खून बाहर निकलने लगती है। तभी जुआन कहता है, मैं और एक बारी कहूंगा, जल्दी से जाके ब्लैक बोर्ड को साफ करो। जुआन के ऐसा बात और हरकत से तियान गुस्सा हो चुका था और उसके कल्टीवेशन पावर को रिलीज करते हुए जुआन के ऊपर वार करता है। मगर जुआन उसके कल्टीवेशन पावर के मदद से तियान के सारे ऑरा को नालीफाई कर देता है। तियान जुआन के ऐसा पावर देख के हैरान हो ही रहा था। तब तक जुआन उसके फेस के ऊपर चाटा का बरसात कर देता है और एक किक करके उसे दूर उड़ा देता है, जिससे तियान का हालत खराब हो जाता है। तियान के ऐसा हालत देख के उसके एक दोस्त जुआन को कुछ कहने का कोशिश करता है, मगर जुआन उससे भी पीट देता है। वो दोनों जुआन के ऐसा पावर देख के डर जाता है और एक साथ ब्लैक बोर्ड को साफ करने लगता है। तभी क्लासरूम के अंदर मिस सुई घुसती है। मिस सुई क्लासरूम के हालत देख के समझ जाता है जुआन तियान के साथ फाइट किया है और उसे सबक सिखाया है। चुई ये सारे के सारे बात सोच ही रही थी, तब तक उसके पास से जुआन गुजरता है और क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। चुई भी जुआन को फॉलो करने लगती है और पीछे से जुआन को बुलाती है और बताती है, मिस्टर जुआन, आप तियान के साथ फाइट करके बहुत ही बड़ा गलती किया है। तियान का बिग ब्रदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो आपको इतना आसानी से जाने नहीं देगा, इसीलिए आपको कुछ दिन के लिए कहीं पर छुप जाना चाहिए। चुई के ऐसा बात सुनकर जुआन रुक जाता है और पीछे मुड़ के कहता है, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ और मिस सुई, क्या तुम मुझे प्लीज फॉलो करना बंद कर सकती हो? ये कह के जुआन आगे की तरफ बढ़ जाता है। चुई जुआन के जाने के तरफ ही देख रही थी और वो सोचती है, ना जाने इस लड़के के अंदर किस बात का घमंड है। और वो उसके डैड के पास कॉल लगाती है और बताती है, डैड, कॉलेज के अंदर एक बहुत ही बड़ा मसला हो चुका है। मिस्टर जुआन क्वीन फैमिली के यंग मास्टर तियान को पीट दिया है। मुझे लगता है इससे मिस्टर जुआन एक बहुत ही बड़े मसले के अंदर फंस जाएगा। क्या डैड आप इस मामले के ऊपर कुछ भी कर सकते हो? उसका डैड मतलब यंग नोलन कहता है, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं इस मैटर को सुलटाने का पूरा कोशिश करूंगा। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद नोलन सोचता है, पहले तो क्वीन फैमिली को रोक पाना पॉसिबल था, लेकिन अभी क्वीन फैमिली के एल्डर सन, क्वीन फैमिली के यंगेस्ट जीनियस, जिसे हमारे पूरे सियांतियान सिटी के यंगेस्ट जीनियस माना जाता है, उसका नाम क्वीन जाओए, वो क्वीन फैमिली के अंदर लौट आया है। उसे रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और नोलेंशी उसके पास खड़ा एक कल्टीवेटर से पूछता है, फैंगलाओ, तुम क्वीन फैमिली के यंग जीनियस क्वीन जाओ के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम उसे हरा सकते हो?
फैंग कहता है मैं कुंजाओ के बारे में सुना है। सच में वो उसके उम्र के हिसाब से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरा उम्र और मेरा एक्सपीरियंस उससे ज्यादा है, इसीलिए मैं उसे बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। तभी यंग नोलेंशी कहता है फैंग तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, तुम्हें जुआन मिंग नाम के एक लड़के को प्रोटेक्ट करना है, शायद से उसे मारने के लिए कुंजाओ आ सकता है। फैंग कहता है मास्टर आप चिंता मत करो, आपने मुझे जो काम दिया है मैं इस काम को पूरा शिद्दत से करूंगा। ये कहने के बाद फैंग यहाँ से चला जाता है। फैंग जाने के बाद यंग नोलेंशी सोचता है डैड अब वक्त से पहले मर गए, आपके मरने के बाद मुझे फैमिली संभालने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा है। और डैड आप मरने से पहले ऐसा क्यों कहे थे, आपके मौत के बाद हमें जुआन मिंग को बिल्कुल आपके जैसा रिस्पेक्ट देना है। जो भी हो मुझे पता है आप एक बहुत ही ज्यादा अक्लमंद आदमी थे, तो आप किस बात के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन होगा। इसके बाद शिनशिप्टो के क्वीन विला का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें फाइनली क्वीन जाओ को दिखाया जाता है। सो ग्राउंड के अंदर कुछ लोगों के साथ फाइट कर रहा था, सारे के सारे लोग एक साथ उसके ऊपर कूद पड़ता है, मगर क्वीन जाओ उसके कल्टीवेशन पावर के मदद से बस एक ही बार में सबको खुद से दूर उड़ा देता है। तभी पीछे से कोई तो उसे बुलाता है और बताता है मास्टर कॉलेज के अंदर आपके लिटिल ब्रदर को एक टीचर ने पीट दिया है, उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। हम देख पाते ये बात एक हट्टा कट्टा पर्सन ने कहा था, जो असल में कुन जाओ का बॉडीगार्ड है। जाओ उसके हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड जिसका नाम लिंग है उससे कहता है लिंग तुम्हें इतना छोटी मैटर को मेरे साथ डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, तुम अकेला ही इस मैटर को हैंडल कर सकते हो। इस पे उसका बॉडीगार्ड लिंग हाँ भरता है और बताता है मैं समझ चुका हूँ मुझे क्या करना है। और शिनशिप्टो के एक बस का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर जुआन बैठा हुआ था। असल में जुआन कुछ स्पिरिचुअल हर्ब को ढूंढने के लिए टिएनशाई माउंटेन के तरफ जा रहा था। हम देख पाते उस बस को पीछे से एक जीप फॉलो कर रहा था। असल में इस जीप के अंदर जाओ का वो बॉडीगार्ड लिंग था। लिंग सोचता है यंग मास्टर जाओ ने मुझे ऑर्डर दिया है, मुझे किसी भी हालत में जुआन मिंग को पकड़ना है। ऐसे ही कुछ देर बीतने के बाद हमें बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते एक चोर एक लेडी के बैग के अंदर से बड़े सफाई से पर्स को चुरा लेता है। ये देख के हमारा जुआन उसके हाथ में कल्टीवेशन पावर को इकट्ठा कर ही रहा था। तभी उसके पास से एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है जिसका नाम इंग इंग थी। वो कहती है ओए चोर तू क्या कर रहा है। ये सुन के ही वो चोर बहुत ही जल्दी उस पर्स को उसके शर्ट के अंदर छुपा लेता है और इंग इंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है ओए लड़की तू इतना जोर से क्यों चीखी, तेरा ये चीख सुन के मैं बहुत ही डर चुका था, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। और इंग इंग के बिल्कुल सामने आके कहता है इस चीज के लिए तुम्हें मुझे कॉम्पोजिशन देना पड़ेगा। ये कहने के बाद बस में प्रेजेंट सारे के सारे लोगों से पूछता है दोस्तों आप लोग मेरे इस बात के ऊपर क्या राय देते हो, मगर बस में प्रेजेंट सारे के सारे लोग खामोश थे। तभी इंग इंग कहती है आप सब लोगों ने देखा कैसे ये चोर उस लेडी के बैग के अंदर से उस पर्स को चुराया था, इसीलिए हमें देर नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी पुलिस को कॉल करना चाहिए। तभी अचानक से इंग इंग के बिल्कुल मुंह के सामने वो चोर आ जाता है और कहता है हे लड़की पहले तुम मुझे चोर कह रही थी, अब तुम मुझे पुलिस में देने का बात कर रही हो। अगर तुम्हारा ये आरोप गलत हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इस सब के लिए मुझे कॉम्पोजिशन देना पड़ेगा। ओह मैंने तो पहले इस चीज को नोटिस ही नहीं किया, तुम देखने में सच में बहुत ही खूबसूरत हो, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, मैं वादा कर रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कहने के बाद वो उसके पास से उस पर्स को बाहर निकालता है और कहता है क्या कोई भी बता सकता है या पर प्रूफ कर सकता है इस पर्स को मैंने चुराया है। हम देख पाते उस बस के अंदर उस चोर का और भी कुछ दोस्त था, जिन लोगों को देख के बस में प्रेजेंट सारे के सारे लोग डर जाता है और कोई भी एक भी बात नहीं कहता है। ये देख के इंग इंग बहुत ज्यादा डर जाता है और रोने लगती है। तभी इंग इंग का नजर उस लेडी के ऊपर गिरती है जिस लेडी के बैग के अंदर से उस चोर ने उस पर्स को चुराया था और उस लेडी से कहती है मिस
अब बताइए कैसे इस चोर ने आपके बैग के अंदर से उस पर्स को चुराया था। तभी वो चोर उसके पास से एक चाकू बाहर निकालता है और कहता है, हाँ मिस, अब बताइए कैसे मैंने आपके बैग के अंदर से इस पर्स को चुराया है। चाकू देख के वो लेडी डर जाती है और कहती है, ओए लड़की, तो क्यों मुझे इस मसले के अंदर खींच रहा है, ये पर्स मेरा नहीं है। देन ये सुनने के बाद ही वो चोर इंग इंग की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, अब रिपे का वक्त हो चुका है। ये कहने के बाद ही उसका हाथ इंग इंग की तरफ बढ़ाता है। तभी अचानक से जुआन उस चोर के हाथ को पकड़ लेता है। हमें जुआन को दिखाया जाता है जो उस चोर के हाथ को पकड़ा हुआ था। वो चोर कहता है, ओए बास्टर, तू मेरे काम के अंदर टांग क्यों अड़ा रहा है, क्या तू मरना चाहता है। तभी जुआन कहता है, तेरा जिस हिसाब से काम है, इस बास के अंदर खड़ा होने का भी तेरे पास कोई भी राइट नहीं है। ये सुन वो चोर गुस्सा हो जाता है और उसके चाकू से जुआन के ऊपर वार करते हुए कहता है, अभी मर। जुआन बहुत ही आसानी से उस चाकू के हमले को डॉज कर उसके पैर से उस चोर के पैर के ऊपर वार करके उसके पैर को तोड़ देता है, जिससे वो चोर नीचे गिर जाता है और दर्द से गिड़गिड़ाने लगता है। तभी उसके बाकी दोनों टीममेट को जुआन के ऊपर वार करने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर पाके वो दोनों एक साथ जुआन के ऊपर टूट पड़ता है। ये देख के इंग इंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, बिग ब्रदर थोड़ा सा संभाल के। जुआन कहता है, तुम्हें मेरे लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद जुआन उनमें से एक लड़के के हाथ को पकड़ लेता है और बहुत ही आसानी से उसके उस हाथ को तोड़ देता है और दूसरे को एक ही किक में ढेर कर देता है। इसी तरह से उन दोनों लड़के को वो हरा देता है। तभी वो चोर जुआन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, ओए बास्टर, तू कौन है, तू फालतू में हम लोगों से उलझ क्यों रहा है। तभी जुआन उस चोर के बिल्कुल सामने आ जाता है और उसे लात से कूटने लग जाता है। ऐसे ही कुछ देर कूटने के बाद कहता है, मैं तुम लोगों को 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, इसके अंदर बस से उतर के चला जाओ। ये कहने के बाद वो काउंटडाउन को चालू कर देता है। ये सब कुछ देख वो सारे के सारे चोर बहुत ही डर जाता है और लोग बस से उतरने के लिए राजी हो जाता है और बस ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहता है। मगर तब तक जुआन का काउंटडाउन खत्म हो चुका था, इसीलिए वो फिर से उन तीनों को कूटने लग जाता है। ऐसे ही कूटने के बाद उन तीनों से कहता है, अभी मैं बस तुम्हें 5 सेकंड का वक्त दूंगा, इसके अंदर ही तुम्हें इस बस से उतर जाना है। वो सारे के सारे लोग जुआन के ऐसा खतरनाक रूप देख के डर चुका था, इसीलिए वो तीनों बस के खिड़की से ही बाहर कूद जाता है और वो तीनों रोड में धड़ाम करके गिरता है, जिस कारण से लिंक के कार रुक जाता है। जो बंदा कार को ड्राइव कर रहा था वो कहता है, ब्रदर लिंक, बस के अंदर जरूर कुछ भरा हुआ है। लिंक कहता है, हाँ मुझे बिल्कुल यही लगता है, नहीं तो कोई क्यों बस के अंदर से बाहर कूदेगा। दूसरी तरफ बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुआन जमीन से उस पर्स को उठाता है। तभी वो पर्स जिस लेडी की थी, वो लेडी कहती है, ये पर्स मेरा है, तुम मुझे लौटा दो। जुआन कहता है, लेकिन अभी तो तुम कह रही थी ये पर्स तुम्हारा नहीं है, फालतू में वो छोटी सी लड़की तुम्हें फंसा रही है। इससे वो लेडी और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये पर्स मेरा है, जल्द से मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। इससे इंग इंग गुस्सा हो जाती है और कहती है, मिस, कुछ देर पहले जब मैं आपको पुलिस बुलाने के लिए कही थी तब आप खामोश थे, लेकिन अभी आप एक गुड पर्सन को पकड़वाने के लिए पुलिस को बुलाना चाहती हो। इससे वो लेडी और भी गुस्सा हो जाती है और हमारे जुआन से कहती है, ओए बास्टर्ड, जल्द से मेरा पर्स मुझे लौटा दे। जुआन कहता है, क्या तुम्हें तुम्हारा ये पर्स सही है। इस पे वो लेडी हाँ भरती है। तभी जुआन बस के खिड़की से उस पर्स को बाहर फेंक देता है और वो पर्स सीधा जाके बॉडीगार्ड लिंक के कार के फ्रंट शीशे में टकराता है। ये देख के जो बंदा कार चला रहा था वो कहता है, बस के अंदर ऐसा हो क्या रहा है, पहले कुछ इंसान, अभी एक पर्स बाहर आके गिरा। तभी लिंग हंसने लगता है और कहता है, ये तो एक पर्स है, चलो मैं चेक करता हूँ इसके अंदर पैसा है या फिर नहीं। ये कहने के बाद वो कार रुकवा के उस पर्स को चेक करने लगता है। दूसरी तरफ बस के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लेडी इससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो जुआन से कहती है, मेरे पर्स के अंदर टोटल 5000 यान था, अब तुझे मेरे वो 5000 यान लौटाना पड़ेगा। तभी अचानक से जुआन उस लेडी के पैंट
पैंट या फिर शर्ट कुछ तो पकड़ता है और उसे बस के खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो लेडी भी सीधा जाके लिंग के कार के ऊपर गिरने वाला था, मगर जो लड़का कार को ड्राइव कर रहा था वो बहुत ही मुश्किल से कार को घुमा लेता है, जिससे वो लेडी धड़ाम से रोड में आके गिरता है। तभी वो लड़का जो कार को ड्राइव कर रहा था वो हाँफते हुए कहता है, मैं बहुत ही मुश्किल से कार को घुमाया। और ब्रदर लिंग, बस के अंदर ऐसा हो क्या रहा है? बस के अंदर से एक के बाद एक इंसान गिरते जा रहा है। तभी वो लेडी खड़ा होती है और बस के तरफ देख के कहती है, ओए बास्टर्ड, तूने मुझे बस के अंदर से फेंक दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहने के बाद वो उसके बैग और सब कुछ समट के खड़ा होती है। तभी उसका नजर उसके सामने खड़ा कार के ऊपर गिरती है और वो देख लेती है लिंग के हाथ में उसका पर्स है। ये देख के वो लेडी लिंग से कहती है, हेलो बॉय, तुम्हारे हाथ में जो पर्स है वो मेरा है, जल्दी से मुझे लौटा दो। मगर लिंग वो पर्स उस लेडी को लौटाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये पर्स मेरे कार के ऊपर आके गिरा है, ये मुझे मिला है, मैं किसी को भी नहीं दूंगा। इससे वो लेडी गुस्सा हो जाती है और वो पुलिस बुलाने का धमकी देती है और लिंग को बहुत ज्यादा बुरा कुटा सुनाती है। इससे लिंग गुस्सा हो जाता है और उस लेडी को एक थप्पड़ लगाता है और उसके दो चंगू मंगू को उस लेडी को पीटने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर पाके उसके दो चंगू मंगू उस लेडी के तरफ बढ़ जाता है और उसे बेरहमी से पीट देता है। अब ऐसे कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बास फाइनली उसके डेस्टिनी में आके रुक जाता है और जुआन उस बस के अंदर से बाहर निकल के चारों तरफ देखते हुए कहता है, फाइनली मैं इस जगह पर आ चुका हूँ। तभी पीछे से इंग इंग जुआन को बुलाने लगती है और बताती है, बिग ब्रदर प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा वेट करो। तभी जुआन का नजर इंग इंग के गले के नेकलेस के ऊपर गिरता है, जिस नेकलेस को देख के वो हैरान होता है और सोचता है, ये नेकलेस इस लड़की के पास क्या कर रही है। जुआन को खामोश देख के इंग इंग पूछती है, भैया क्या कुछ भी हुआ है? मगर जुआन अभी तक खामोश था। ऐसे ही कुछ देर खामोश रहने के बाद वो पूछता है, इंग इंग तुम्हें नेकलेस कहाँ से मिली है? इंग इंग कहती है, ये नेकलेस मेरा ग्रैंडमदर की है, वो जब मर रही थी वो उनके मौत से पहले मुझे नेकलेस दे के गई थी, तब से ही ये नेकलेस मेरा पास है। ये जान के वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या तुम्हारा ग्रैंडमदर मर चुका है? और उससे याद आने लगता है कैसे ऐसे 50 साल पहले जब वो तेनशाई माउंटेन में आया था, तब उसका फाइट एक 8 ग्रेड के बीस्ट के साथ हुआ था। उस बीस्ट के साथ फाइट करने के चक्कर में वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए वो ई फैमिली नाम के एक बड़ा फैमिली के अंदर रुका था। उस फैमिली में एक लड़की उसका ख्याल रखा करती थी। ऐसे ही ख्याल रखते रखते ना जाने कब वो लड़की हमारे जुआन के प्यार में गिर चुकी थी, मगर हमारा जुआन प्यार के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, इसीलिए उस लड़की के प्यार को ठुकरा दिया था। मगर जाने से पहले वो उस लड़की को वही ग्रीन पेंडेंट देके के कहा था, अगर तुम तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुसीबत में गिरती हो तब तुम ये नेकलेस लेके मेरे पास आ सकती हो, मैं जरूर तुम्हारा मदद करूंगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है। जुआन सोच रहा था, मैं उस लेडी को एक जुआन तुआन पिल भी दिया था, जिसे एब्सॉर्ब करने के बाद कोई भी इंसान नॉर्मली 120 साल तक जी सकता है, मगर वो लेडी बस 50 साल के अंदर मर गई है। ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है। जुआन को ऐसे खामोश देख के इंग इंग पूछती है, बिग ब्रदर क्या कुछ भी हुआ है? तभी हमारा जुआन कहता है, इंग इंग तुम्हारा ग्रैंडमदर मरने से पहले जब तुम्हें वो नेकलेस दे रही थी, तब क्या उन्होंने कोई भी स्पेशल बात बताई थी? इंग इंग कहती है, हाँ मेरा ग्रैंडमदर मरने से पहले बताई थी, उन्हें ये नेकलेस उनके फर्स्ट लव ने दिया था और मेरा ग्रैंडमदर मुझे ये भी बताई थी, ये नेकलेस मुझे मेरा सच्ची मोहब्बत ढूंढने में मदद करेगी। जुआन को प्यार मोहब्बत के ऊपर जरा सा भी दिलचस्पी नहीं था, इसीलिए वो पूछता है, इंग इंग तुम तो मुझे ये बात बताई नहीं, तुम इस सेंगाई माउंटेन में क्या करने के लिए आई हो? इंग इंग कहती है, असल में मेरा मॉम बहुत ज्यादा बीमार है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं मेरे मॉम को एक अच्छी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर सकूं, इसीलिए मैं हर दिन इस सेंगाई माउंटेन में आती हूँ और यहाँ से कुछ हर्ब को इकट्ठा करके उन्हें मार्केट में बेच के मुझे जो पैसा मिलती है, उसी पैसे से मैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही मेरे मॉम का इलाज करती हूँ। तभी जुआन कहता है, तो ये बात तय है, आज मैं तुम्हें सारे के सारे हर्ब ढूंढने में मदद करूंगा। और जाते हुए जुआन सोचता है, ऐसे 50 साल पहले ई फैमिली एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैमिली था, मगर इन 50 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ई फैमिली इतना ज्यादा गरीब हो चुकी है कि वो लोग
खुद के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ देर बाद हम देख पाते इंग इंग बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो फाइनली सुआन के मदद से सारे के सारे हर्ब को ढूंढ लिया था, जिन हर्ब को ढूंढने के लिए वो इस माउंटेन में आई थी। तभी इंग इंग पूछती है, बिग ब्रदर मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप एक भी हार्प को इकट्ठा नहीं कर रहे हो, क्या आपको कोई भी हार्प नहीं चाहिए? देन सुआन इस बात को पलटते हुए कहता है, इंग इंग तुम बता रही थी तुम्हारे मॉम को लंग्स के रिलेटेड बीमारी है, मुझे तुम्हारे मॉम के इस बीमारी के क्योर पता है। तुम्हारे उस मॉम के बीमारी को क्योर करने के लिए हमें एक हार्प का जरूरत है जिसका नाम फायर कंगलेट है। ये नाम सुन के इंग इंग हैरान होती है और कहती है, मगर बिग ब्रदर इस हार्प के बारे में मैं कभी भी नहीं सुनी है। जुआन कहता है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि इस हार्प के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फायर गंगलेट कौन सी हार्प होता है वो दिखाता हूँ। तभी पीछे से कोई तो जुआन को रोकने के लिए कहता है। हम देख पाते ये असल में लिंक था। लिंक कहता है, मैं बहुत देर से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जुआन कहता है, तुम मुझे फॉलो कर रहे थे और तुम्हें देख के लग रहा है जरूर तुम मेरे लिए ट्रैवल बनोगे, असल में तुम्हारा मकसद क्या है? इस पे लिंक कहता है, बास्टर तू ऐसा एक्टिंग कर रहा है जैसे कि तुझे कुछ भी नहीं पता। तू हमारे यंग मास्टर तियान को पीटा है, इसीलिए यंग मास्टर जाओ तेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, मैं उनके ही ऑर्डर में तुझे पीटने के लिए आया हूँ। जुआन कहता है, ओके मैं समझ चुका हूँ, तुम्हें जो भी करना है तुम क्या थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो, असल में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। सुआन के इतना ज्यादा एरोगेंट नेचर देख के लिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उसके पास से उसका चंगू मंगू टाइप का बंदा कहता है, ब्रदर लिंग इस बंदे का बहुत ही ज्यादा चर्बी चढ़ रही है, आप पहले मुझे मौका दो, मैं इसके सारे के सारे चर्बी उतार देता हूँ। ये कहने के बाद वो उसके कल्टीवेशन पावर रिलीज करते हुए जुआन के ऊपर बार करता है। उसका पंच बस जुआन को लगने ही आला था। तभी इंग इंग चीखते हुए कहती है, ब्रदर जुआन थोड़ा सा संभाल के, आपके सामने जो पर्सन है वो एक कल्टीवेटर है। तभी जुआन उसके एक ही तमाचा में उस बंदे को हवा में उड़ा देता है। वो उड़ते हुए सीधा लिंक के सामने गिरता है, उसके मुंह से झाग बाहर निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी जुआन कहता है, मैंने ये बात पहले भी बताया है, मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए तुम लोग मेरे वक्त को जाया मत करो और सब लोग एक साथ मेरे ऊपर वार करो। जुआन की ऐसा बात सुन के लिंक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके सारे के सारे कल्टीवेशन पावर को एक साथ रिलीज करता है, जिससे बहुत तेज धमाका होती है और उसके बॉडी के ऊपर जो टी शर्ट थी वो भी फट जाती है। और लिंक कहता है, मैं बॉडी रिफोर्समेंट के 3rd लेवल के बिल्कुल पीक में हूँ, बहुत ही जल्दी 4th लेवल में पहुंचने वाला हूँ। तुम मेरे जैसा एक कल्टीवेशन मास्टर के सामने इतना ज्यादा एरोगेंट कैसे बन सकते हो? आज से कल्टीवेशन मास्टर तुम्हें सिखाने वाला है असल में तमीज क्या होता है। ये कहने के बाद उस जुआन के ऊपर बार कर देता है। लिंक को जुआन के ऊपर बार करते देख के उसका तो चंगू मंगू कहता है, आज से लड़का बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि हमारा ब्रदर लिंग हमारे सिटी के कुछ चुनिंदे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन मास्टर के अंदर एक है। हम देख पाते लिंग का पंच बस जुआन को लगने ही आला था। तभी जुआन उसके हाथ को पीछे करता है और खुद के बॉडी को कल्टीवेशन पावर से चार्ज करके एक दमदार पंच लिंग के पंच में मारता है, जिससे लिंग के हाथ की हड्डी टूट जाता है, जिस कारण से वो बहुत ही जोर से चीख मारता है और पीछे की तरफ उड़ जाता है, सीधा जाके एक पत्थर के साथ टकराता है और वही पड़ी बेहोश हो जाता है। एक ही पंच में लिंग का ऐसा हालत देख के उसके तो चंगू मंगू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी जुआन लिंग के तो चंगू मंगू से कहता है, जल्दी से तुम लोग तुम्हारे इस बॉस को यहाँ से उठा के चला जाओ और तुम्हारे उस यंग मास्टर जाओ को बता देना वो फालतू में मुझसे उलझने ना आए, नहीं तो इसका बहुत ही बुरा फल उससे भुगतना पड़ सकता है। एक कह के सुआन वहां से जाने लगता है। सुआन के डर से लिंग के दो चंगू मंगू भागते हुए लिंग के पास जाता है। कुछ देर बाद हम देख पाते सुआन और इंग इंग फाइनली उस फायर माउंटेन के पास आ चुका था, जिस जगह पर उन्हें फायर गॉन्गलेट हार्प मिलने वाला था। वहां पर आने के बाद वो दोनों देखता है वहां पर पहले से ही कुछ लोग प्रेजेंट है। उन्हें देख के सुआन सोचता है यहाँ पर ये सारे के सारे लोग क्या कर रहा है, और हम देख पाते वहाँ पर प्रेजेंट उनमें से एक लेडी कहती है, मास्टर माहन आपने मुझे वादा किया था आप मेरे बेटे के बीमारी के क्योर के लिए मुझे फायर गॉन्गलेट ढूंढने में मदद करोगे। इस पे माहन कहता है, मिस आप चिंता मत करो, यहाँ पर मेरे साथ साथ मेरे कुछ डिसाइपल भी प्रेजेंट है, हम बहुत ही आसानी से उस फायर गॉन्गलेट हार्प को ढूंढ लेंगे। और हमें मास्टर माहन के बारे में बताया जाता है। मास्टर माहन शेंघाई माउंटेन के एक एल्डर है,
वही दूसरे तरफ मास्टर महान के एक डिसाइपल हमारे जुआन को रोक रहा था। वो कह रहा था तुम दोनों यहीं पर ही रुक जाओ, आज के लिए माउंटेन के अंदर विजिटर्स को घुसना मना है। इस पे हमारा जुआन कहता है मैं कोई भी विजिटर नहीं, मैं इस माउंटेन के अंदर फायर गॉन्गलेट हार्प को ढूंढने के लिए आया हूँ। जुआन की ऐसा बात सुन के वो डिसाइपल गुस्सा हो जाता है और कहता है भागकर जल्दी से यहाँ से चला जा। इस पे हमारा जुआन भी गुस्सा हो जाता है और उसके बॉडी से ऑरा रिलीज करते हुए कहता है अगर मैं यहाँ से नहीं जाता तो तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। और हम देख पाते मास्टर महान और वो लेडी ये सब कुछ दूर से देख रहा था। वो लेडी पूछती है मास्टर महान वहाँ पर क्या हो रहा है। मास्टर महान कहता है मैंने जो सुना है उस हिसाब से वो व्हाइट हेयर लड़का भी यहाँ पर फायर गॉन्गलेट हार्प को ढूंढने के लिए आया है, लेकिन उसे नहीं पता फायर गॉन्गलेट हार्प को ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल है। तभी मिस कहती है मास्टर महान आपको क्या लगता है क्या आपका डिसाइपल उस व्हाइट हेयर बॉय को हरा सकता है। इस पे मास्टर महान कहता है मेरा डिसाइपल उस लड़के को बहुत ही आसानी से मार देगा, लेकिन मैं ऐसा होते देख नहीं सकता क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर अभी अभी एक आइडिया है, हम उस लड़के को हमारे फायदे के लिए यूज कर सकते। एक कह के उस जुआन और उसके डिसाइपल की तरफ बढ़ जाता है। वही दूसरे तरफ हम देख पाते मास्टर महान का वो डिसाइपल बस हमारे जुआन को एक पंच करने आला ही था। तभी उस डिसाइपल के पीछे मास्टर महान आ जाता है और उस डिसाइपल को रोक लेता है और कहता है डिसाइपल होंग तुम्हें इस यंग मैन के साथ फाइट करने का जरूरत नहीं है, वो भी हमारे जैसा फायर गॉन्गलेट हार्प को ढूंढना चाहता है, इसीलिए हम लोग उसे भी हमारे साथ लेके जा सकते। और हमारे जुआन से कहता है यंग मैन तुम हमारे साथ चल सकते हो, बस एक ही कंडीशन में तुम्हें इस यंग लेडी को बाहर छोड़ के जाना पड़ेगा। हालांकि जुआन को समझ में नहीं आ रहा था वो लोग क्यों इतना जल्दी उसे उनके साथ ले जाने के लिए मान गया है, लेकिन फिर भी वो उनके कंडीशन को मान के उनके साथ चलने के लिए मान जाता है। तभी पीछे से इंग इंग जुआन के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है भैया इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, प्लीज आप खुद के ध्यान रखना। इस पे जुआन कहता है इंग इंग तुम्हें मेरे लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। एक कह के वो मास्टर महान और उनके डिसाइपल के साथ आगे बढ़ जाता है। और दोस्तों आपको क्या लगता है इस फायर गॉन्गलेट हार्प ढूंढने के मिशन में मास्टर महान जुआन को कौन सी मुसीबत के अंदर फंसाएगा। इस बारे में अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कॉमेंट भी। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने बहुत सारे मानव को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। जाओ वहां से जाके उन वीडियोस को देख के एंजॉय करो।